नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 9 जनसंचार सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन का टॉपिक राजस्थान में जनजातीय आंदोलन भगत आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भगत आंदोलन की सामान्य पृष्ठभूमि देखेंगे कि इस आंदोलन की सामान्य पृष्ठभूमि क्या थी। किसान आंदोलन के समान जनजातीय आंदोलन भी सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो किसान आंदोलन के समान जो जनजातीय आंदोलन है वो भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है और वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब तक हमें ये ज्ञात हो गया कि कोई भी सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। जनजातीय आंदोलन की विवेचना करने से हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि बृहद समाज की संरचना में प्रत्येक घटक का उल्लेखनीय स्थान होता है। यानी कि बताया गया है कि जब हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तो इस आंदोलन से हमें ये पता चल जाएगा कि एक बड़े समाज की संरचना करने में प्रत्येक घटक का उल्लेखनीय स्थान यानी कि महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनजातीय समुदाय भी बृहद समाज की संरचना का एक अंग है, एक भाग है, लेकिन ये समुदाय किन्हीं विशेषताओं के कारण अपनी एक पहचान भी रखता है। इसलिए जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व, इसके स्रोत, आंदोलन के कारण, प्रमुख मुद्दे एवं संबंधित घटनाक्रम भी अपने आप में विशिष्ट हैं। जब हम सामान्य परिप्रेक्ष्य से जनजातीय आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हमारे देश में ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर जनजातीय आंदोलन को 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। के.एम. सिंह एक मानवशास्त्री हैं। उन्होंने कालखंड के आधार पर पहला खंड 1795 से 1860 तक बताया, जो जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला था। अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी, जनजातीय समुदाय भी प्रभावित होने लगा। के.एस. सिंह के अनुसार दूसरा खंड 1860 से 1920 तक का है। इस अवधि में भारत में उपनिवेशवाद की जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी कि जो ये समय था जो के.एस. सिंह ने बताया 1860 से 1920 तक का, ये जो समय था उस समय भारत में उपनिवेशवाद बहुत ज़्यादा फैल गया था, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। ब्रिटिश शासन की जनजातीय समुदाय के प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल और जंगल की जमीन के प्रति जो नीतियाँ थीं, उनसे इस समुदाय में असंतोष उत्पन्न हुआ। आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। तीसरे खंड में ब्रिटिश शासन के समय 1920 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो नीतियाँ क्रियान्वित हुई, यानी 1920 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो भी नीतियाँ बनी, उनसे जनजातीय समुदाय में शोषण का विरोध हुआ। यह भी उल्लेखनीय है, यानी कि यह भी लिखित है कि विभिन्न कालखंडों में विभिन्न समय में अन्य समाज सुधार आंदोलन हुए। इनके साथ ही जनजातीय समुदाय में भी सुधारवादी आंदोलन हुए। इस प्रकार जनजातीय समुदाय में हुए आंदोलनों को देखें तो मोटे रूप से 2 प्रकार के आंदोलन हैं। एक वो आंदोलन जो या तो जमीन एवं जंगल के मुद्दों पर आधारित है और दूसरा वह आंदोलन जो जनजातीय समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के मुद्दों पर आधारित है। कि 2 प्रकार के आंदोलन हैं और एक तो जमीन से संबंधित मुद्दों पर आधारित है और दूसरा जनजातीय ये आंदोलन जो समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त करने के मुद्दों पर आधारित थे। हम चर्चा करेंगे सामाजिक बुराइयों को त्यागने के मुद्दे पर आधारित राजस्थान के भगत आंदोलन की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान का भगत आंदोलन है, जो जनजाति पर आधारित आंदोलन है और इसमें हम राजस्थान के भगत आंदोलन को पढ़ेंगे। भगत आंदोलन का
स्रोत एवं नेतृत्व। भगत आंदोलन भी तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को भी दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोतों के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला स्रोत है सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। इसका जो पहला स्रोत बताया है, पहला जो कारण बताया है, वो बताया है सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है जनजातीय समुदाय के लोगों का उद्धार करना, यानी कि लोगों का भला करना। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनका सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उद्धार करना, बुरी आदतों की मुक्ति और धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ाना, कि जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को छोड़ना, उन आदतों को नष्ट करना और धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ाना, धार्मिक जो कार्य है, सांस्कृतिक जो कार्य है, उन कार्यों को करना। विशेष रूप से मांसाहार का त्याग करना, जो मांस आदि खाते हैं उनको बंद करना, मद्यपान का त्याग करना, सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्ति, केवल शाकाहार अपनाना। अब इसमें बताया कि ये जो उनका सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उससे उद्धार करना। अब उससे उद्धार किस तरीके से हो सकता है? जो उनके अंदर बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को विकसित करना। और उसमें है विशेष रूप से मांसाहार को त्यागना, मांसाहार को छोड़ना, मद्यपान का सेवन न करना, मद्यपान को छोड़ना, सभी प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे मुक्ति पाना और केवल शाकाहार को अपनाना। भगत आंदोलन का दूसरा स्रोत ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ तथा स्थानीय शासकों के द्वारा शोषण था। जो भगत आंदोलन हुआ उसका दूसरा जो स्रोत था, दूसरा जो कारण था, वो ब्रिटिश शासन की दमनकारी यानी कि उनका विनाश करने वाली नीतियाँ और स्थानीय शासकों द्वारा उनका शोषण करना था। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ क्षेत्र के जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से भील जनजाति के लोगों में अपने शोषण, दमन और बेगार के विरोध में सामूहिक चेतना की जागृति, विरोध एवं आंदोलन करना। कुछ प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दशाओं का उल्लेख भगत आंदोलन के स्रोत के संदर्भ में किया गया है। अब हम इस आंदोलन के अग्रणी अर्थात नेतृत्व करने वाले, इसको प्रारंभ करने वाले में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाले आंदोलन के अगुआ के बारे में चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को सर्वप्रथम आगे किसने बढ़ाया था? इस आंदोलन के अग्रणी नेतृत्व करने वाले या इसको आगे बढ़ाने वाले, प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे, अर्थात इसके अगुआ कौन थे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न आता है राजस्थान का जनजातीय आंदोलन समझाइए, तो आपको भगत आंदोलन ही समझाना है। राजस्थान का जनजातीय आंदोलन भगत आंदोलन ही है कि भगत आंदोलन कहा जाता है। इसको प्रारंभ कर संचालित करने वाले गोविंद गुरु थे। प्रश्न पूछा जाता है कि भगत आंदोलन को संचालित करने वाले कौन थे या इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो भगत आंदोलन को संचालित करने वाले गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु बंजारा समुदाय के थे। कौन से समुदाय के थे? बंजारा समुदाय के थे। दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर के पास वेदसा नाम के स्थान से इन्हीं गोविंद गुरु ने 19वीं शती के अंत में भगत आंदोलन चलाया था। आंदोलन का मुख्य स्रोत बांसवाड़ा, पंचमहल एवं डूंगरपुर था। गोविंद गुरु जनजातीय समुदाय के लोगों में जागृति उत्पन्न कर उनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उत्थान करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोविंद गुरु ने जनजातीय समुदाय के लोगों को हवन करना सिखाया। अब इसमें बताया गया है कि गोविंद गुरु जो है वो जनजातीय समुदाय के जो लोग थे उनको जागृत करना चाहते थे, उनमें जागृति उत्पन्न करना चाहते थे, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनका उत्थान करना चाहते थे, उनकी भलाई करना चाहते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। और ऐसा लोगों को मानना है कि गोविंद गुरु ने ही जनजातीय समुदाय के जो लोग थे उनको हवन करना सिखाया, जिसे धुनी कहा जाता है।
अगर प्रश्न आता है कि धुनी किसे कहा जाता है, तो गोविंद गुरु ने जनजातीय समुदायों के लोगों को हवन करना सिखाया था, इसे धुनी कहते हैं। यहाँ पर गोविंद गुरु ने जनजातीय समुदाय के लोगों को हवन करना सिखाया, जिसे धुनी कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि धुनी किसे कहते हैं। सन 1903 में गोविंद गुरु ने ही मानगढ़ की पहाड़ी पर मुख्य धुनी की स्थापना की थी। समुदाय के लोगों में सुसंस्कारों की सीख देने के लिए उन्होंने मांसाहार त्यागना, नशा मुक्ति, नियमित स्नान करना, हवन करना, पवित्र रहना, शाकाहार अपनाना आदि पर बल दिया था। इसमें गोविंद गुरु ने ही समुदाय के जो लोग थे उनको सुसंस्कारों की सीख देने के लिए, अच्छी सीख देने के लिए उन्होंने मांसाहार का त्याग किया, नशा मुक्ति, नियमित स्नान करना, रोज नहाना, हवन करना, पूजा आदि करना, पवित्र रहना, शाकाहार को अपनाना, मांसाहार न करना, शाकाहार को करना आदि चीज़ों पर बल दिया था। जनजातीय समुदाय के जिन लोगों ने गोविंद गुरु को अपना गुरु स्वीकार किया, वे सभी उनके कट्टर अनुयायी हो गए, वे सभी उनके भक्त बन गए। उनकी अलग पहचान बनी। उन्हें भगत के ही नाम से जाना जाने लगा। अब इन सारे कार्यों के कारण से जो भगत गोविंद गुरु हैं, उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी और इसी के कारण से उन्हें भगत के नाम से जाना जाने लगा, उनकी पहचान बनी, जाना जाने लगा। जैसे भगत भील, सामान्य भील, उजला भील, अर्थात जो नियमित स्नान करता है वह हवन करता है। अब इसमें बताया गया कि उन्हें भगत नाम से जाना जाने लगा। अब कैसे जाना जाने लगा? जैसे भगत भील, अब भगत भील में सामान्य भील है जो भगत नहीं है, भगत भील में सामान्य भील जो है जो भगत नहीं है। उजला भील अर्थात जो नियमित स्नान करता है, हवन करता है, शाकाहारी है। और दूसरा जो इसे नहीं अपनाता उसे मैला भील कहा जाता है। अब उन्होंने भीलों में भी दो प्रकार के भील बता दिए। एक जो उजला भील है जो नियमित स्नान करता है और शाकाहारी है, दूसरा जो इसे नहीं अपनाता है उसे मैला भील कहा जाता है। गोविंद गुरु ने अपने प्रेरणादायी उपदेशों से जनजातीय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इसी को भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि भगत आंदोलन के अग्रणी गोविंद गुरु थे। अब तक हमने जो पढ़ा उससे हमें पता चला कि इस आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले थे, इसके अग्रणी जो थे वो गोविंद गुरु थे। ये आंदोलन राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र, विशेष रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ और सीमावर्ती राज्य गुजरात के पंचमहल तक सीमित रहा। आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से भील जनजाति था। अगर कहा जाए कि आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन था, तो आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु जनजातीय समुदाय, विशेष रूप से भील जनजाति था। इस आंदोलन के मोटे रूप से दो उद्देश्य थे। पहला, जनजातीय समुदाय का धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान व दूसरा उद्देश्य है ब्रिटिश शासकों एवं स्थानीय शासकों द्वारा किए जा रहे शोषण, दमन एवं वेगार के विरुद्ध आंदोलन करना, जनजातीय समुदाय के लोगों को राहत पहुंचाना। भगत आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए गांव के स्तर पर सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य था। इस कार्य के लिए गोविंद गुरु ने गांव स्तर की इकाई बनाई, जिसे संप सभा कहा गया। कह रहे हैं कि इस कार्य को करने के लिए गोविंद गुरु ने गांव स्तर की इकाई बनाई, जिसे संप सभा कहा जाता है, संप सभा कहा गया। ब्रिटिश शासकों के समक्ष एक 33 सूत्रीय मांग पत्र भी रखा गया। गोविंद गुरु ने 1910 में इस कार्य हेतु अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। न्याय के लिए संघर्ष करना, बेट वेगार से मुक्ति दिलाना। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, पीछे प्रश्न भी है कि बेट वेगार किसे कहा जाता है, तो बेट वेगार से मुक्ति दिलाना। ये बेट वेगार का तात्पर्य है कि बिना
पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती करके श्रम करवाना। ये आप इसे अंडरलाइन करने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेट वेगार किसे कहा जाता है। बेट वेगार से मुक्ति दिलाना अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती करके श्रम करवाने से मुक्ति दिलाना, यानी कि जबरदस्ती श्रम करवाया जाता है। श्रम करवाने के बाद में उसे कोई भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, उसे हम बेट वेगार कहते हैं। अब आता है आंदोलन से संबंधित मुख्य घटनाक्रम, क्या कि इसकी घटना क्या थी। भगत आंदोलन से संबंधित घटनाक्रम भी मोटे रूप से दो अलग परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं, यानी कि हम देखें तो इसके दो अलग परिप्रेक्ष्य हैं। जैसा कि आंदोलन के उद्देश्यों से स्पष्ट किया गया कि पहला उद्देश्य धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित है, तो इससे जुड़े हुए घटनाक्रम को भी हम इसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार भगत आंदोलन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासकों की शोषण एवं दमनकारी नीतियों एवं कृत्यों का विरोध करने के संदर्भ में है। इस आधार पर हम दूसरे संदर्भ के घटनाक्रम का उल्लेख भी करेंगे, परंतु यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता होते हुए भी इनके घटनाक्रमों में आपस में तालमेल भी दिखाई देता है। भगत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना 1890 में घटित हुई। उस समय यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में था। प्रारंभिक अवस्था में जनजातीय समुदाय के लोगों को समझा करके बुराइयों को त्याग कर अच्छाई को अपनाने के प्रयास हुए थे। धीरे धीरे जो सुधारवादी प्रयास आगे बढ़े, गोविंद गुरु के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। तो जब गोविंद गुरु ने इस तरीके से बुरे आदतों को त्यागने के लिए, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए जो सुधारवादी प्रयास किए, उस प्रयासों को अपनाने में जो गोविंद गुरु के अनुयायी थे, उनके जो भक्त बने, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, यानी कि बढ़ने लगी। सन 1903 में मुख्य धुनी की स्थापना भी उल्लेखनीय घटना है। कह रहे सन 1903 में मुख्य धुनी की स्थापना भी उल्लेखनीय घटना है। गोविंद गुरु ने इसी वर्ष मानगढ़ की पहाड़ी पर इस धुनी को स्थापित किया था। मानगढ़ का यह स्थान आकर्षण का केंद्र बन गया। इसी स्थान पर सुधारवादी उपदेश होते थे। इसी के साथ तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की नीतियों की समीक्षा भी होती थी। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भील समुदाय के लोग एकजुट हो गए थे। गोविंद गुरु इस समुदाय के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हो गए। सन 1910 में अपने गुरु की प्रेरणा से भील समुदाय के लोगों ने एक 33 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। अब इसमें बताया गया कि 1910 में गोविंद गुरु की प्रेरणा से जो भील समुदाय के लोग थे, उन्होंने मिलकर के एक 33 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से जबरन श्रम करवाने का विरोध किया गया, यानी विरोध किया कि उन्होंने एक जो मांग पत्र रखा, उसमें मांग रखी कि जबरन श्रम ना करवाया जाए। जबरन श्रम करवाने का विरोध किया। जनजातीय समुदाय पर लादे गए भारी भरकम करों की समाप्ति, लोगों को प्रताड़ित किए जाने का विरोध, ये सारी बातें उस 33 सूत्रीय मांग पत्र में लिखी गई थी। गोविंद गुरु के अनुयायियों के प्रति दमनकारी व्यवहार का विरोध, बेट बेगार यानी कि बिना पारिश्रम के जबरन श्रम की समाप्ति, ब्रिटिश शासन से मुक्ति की मांगें प्रमुखता से सम्मिलित की गई। गोविंद गुरु के नेतृत्व में न्याय के लिए संघर्ष और गंभीर हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश शासकों ने तथा स्थानीय क्षेत्रीय शासकों ने जनजातीय समुदाय एवं गोविंद गुरु के अनुयायियों की मांगों को अस्वीकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगत आंदोलन को तोड़ने और कुचलने का हर संभव प्रयास ब्रिटिश शासकों ने किया। भील समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, यानी भील समुदाय के जो लोग थे उनके अंदर क्रोध और ज़्यादा बढ़ता गया। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी बताया जाता है कि गोविंद गुरु के आक्रोशित अनुयायियों ने मानगढ़ के पास तत्कालीन संत रामपुर राज्य के एक
पुलिस स्टेशन पर हमला भी कर दिया था। जो गोविंद गुरु के अनुयायी थे, जो उनका आक्रोश, उनके जो प्रयास थे, उनके द्वारा किए गए जो प्रयास थे, उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा पता लगने पर जो गोविंद गुरु के अनुयायी थे, उन्होंने मानगढ़ के पास में उस समय तत्कालीन संतरामपुर राज्य के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था और इस हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश शासक और कठोर हो गए और तथा आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास करने लगे। भगत आंदोलन का केंद्रीय स्थल मानगढ़ी थी। मानगढ़ की पहाड़ी पर सैकड़ों लोग देशी हथियार लेकर के लैस होकर के एकत्रित हो गए। यानी कि मानगढ़ की जब उन्होंने पुलिस स्टेशन को पर हमला कर दिया और उनके एक इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई, उसके बाद से जो भगत आंदोलन का केंद्रीय स्थल मानगढ़ की पहाड़ी थी, वो मानगढ़ की पहाड़ी पर सैकड़ों लोग क्या देशी हथियार लेकर के लैस होकर के, यानी कि एकदम तैयार होकर के कि कभी भी हमला हो सकता है, इस स्थिति को लेकर के ऐसा समझ करके वो तैयार होकर के वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। यानी कि कब मौका मिले और हम उनके ऊपर आक्रमण करें, इस तरीके से एकत्रित हो गए थे। मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र होकर लोगों ने के साथ ब्रिटिश शासकों ने वार्ता की। ब्रिटिश शासक मानगढ़ पहाड़ी को खाली करवाना चाहते थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने शासकों की बात को ठुकरा दिया। वार्ता विफल हो गई, आंदोलन हिंसक हो गया और ज़्यादा उसमें हिंसा फैल गई। आंदोलनकारियों ने मानगढ़ को किले का रूप दे दिया। सभी के हाथों से देशी हथियार, तलवारें और बंदूकें थीं। सभी के हाथों में देशी हथियार, तलवारें और बंदूकें थीं। ब्रिटिश पुलिस तथा मेवाड़ भील कोर के सिपाहियों ने मानगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश शासकों ने आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए भरपूर युद्ध सामग्री का प्रबंध किया। मानगढ़ पहाड़ी पर तथा निकट की पहाड़ी चोटियों पर युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए गधों और खच्चरों का उपयोग किया। आंदोलनकारियों को डराने, धमकाने और भयभीत करने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने हवाई फायर किए, लेकिन आंदोलनकारी भी मुकाबला करने पर उतारू थे। वो अधिक उग्र और आक्रामक हो गए। नरसंहार प्रारंभ हुआ। सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी गोलियों के शिकार हुए। निरंतर गोलीबारी होती रही। लगभग 1500 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई, अनेक घायल हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि करीब 900 आंदोलनकारियों को मानगढ़ से जिंदा पकड़ लिया गया। उन्हें मानगढ़ छोड़कर चले जाने को कहा, लेकिन आंदोलनकारी डटे रहे। अंत में उन सभी को गोली से मार दिया। मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ नरसंहार जलियांवाले बाग की घटना की तरह था। कुछ लोगों का मानना है कि नरसंहार से पूर्व आंदोलनकारियों को चेतावनी दी गई थी कि वे 15 नवंबर 1913 तक मानगढ़ खाली कर दें, लेकिन आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए आंदोलन में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। ये खूनी संघर्ष निरंतर चलता रहा। इसकी समाप्ति के बारे में उल्लेख है कि निरंतर गोलीबारी हो रही थी, लाशों के ढेर लगने लगे थे। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान एक महिला की लाश की तरफ गया। एक बालक अपनी मृत मां की छाती पर लगकर स्तनपान करने का प्रयास कर रहा था। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दृश्य को देखा तो कहते हैं कि इसके बाद गोलीबारी बंद कर दी थी। इससे पहले इतनी ज़्यादा गोलीबारी हुई कि वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ की छाती पर लग कर के स्तनपान कर रहा है, उसके बाद से ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलीबारी बंद कर दी। आंदोलन के प्रेरणा स्रोत गोविंद गुरु को भी हिरासत में ले लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। सन 1919 तक वे हैदराबाद जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद भी उन पर पाबंदी लगा दी कि वे उन स्थानों पर नहीं जाएंगे जहाँ पर उनके अनुयायी थे। गोविंद गुरु अपने जीवन काल के अंतिम दौर में गुजरात के कंबोई में
लिम्बड़ी के पास रहे और सन 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आता है आंदोलन का प्रभाव। अनेक दृष्टि से भगत आंदोलन एक सफल जनजातीय आंदोलन था। इस आंदोलन को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि सामाजिक, धार्मिक अथवा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय योगदान रहा। भगत आंदोलन के प्रभाव दक्षिण राजस्थान के जनजातीय समुदाय में खान पान, रहन सहन, आचार विचार में आमूल चूल यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। गोविंद गुरु के जो अनुयायी बने वे अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में श्रेष्ठ समझते हैं। वृहद समाज और जनजातीय समुदाय के बीच अंतराल समाप्त करने में भगत आंदोलन ने ही पहल की थी। इसी प्रकार जिस समय पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय जनजातीय समुदाय ने जागृति उत्पन्न कर राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में भगत आंदोलन ने अत्यंत ही सकारात्मक वातावरण उत्पन्न किया। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध, जनजातीय समुदाय के शोषण का विरोध, वेगाल लेने का विरोध, जंगल और जमीन पर अधिकार से संबंधित नीति का विरोध तथा देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाने के लिए आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भगत आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। इन सभी प्रभावों के साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के संबंध में है। भगत आंदोलन ने जनजातीय समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखा।